हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका 15 डेज की आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड मास्टरी सीरीज में। और अब हम आ गए हैं आपके यूनिट 1 पर। तो यूनिट 1 में जो हम कमीशंस हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी पहले राधा कृष्णन कमीशन को देखेंगे। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 2 साल हमेशा आपको सामने से लिखे हुए मिलते हैं। तो जो पहला वाला साल होता है वो होता है इसके आयोग गठन कब हुआ है आयोग का, और जो दूसरा साल होता है वो आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की है उसका होता है। ठीक है, तो चलिए राधा कृष्णन कमीशन को देखते हैं, जिसे हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। खास बात यह है कि ये हमारे स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग है। ठीक है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद हम जब शिक्षा के ऊपर काम करते हैं तो पहला आयोग कौन सा बना था उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिए? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो इट वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा जो है इसे नियुक्त किया गया था या इसका गठन किया गया था। किसकी एडवाइस पर? कैब यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की एडवाइस पर। कब किया गया था? 1948 में। ठीक है, नवंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी है? तो 25 अगस्त, ठीक है, 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे, और इसीलिए इस कमीशन को राधा कृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या था कि इंडियन यूनिवर्सिटीज में इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना। मतलब जो उस समय की भारतीय विश्वविद्यालय थे उसमें बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, तो किस तरीके से उनमें सुधार लाया जा सकता है उसके लिए यहाँ पर इस आयोग का गठन किया गया था, उस पर सिफारिशें देने की। ठीक है, तो आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य के बारे में बस इतना ही है। आगे बढ़ेंगे हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स के बारे में। देखो अब इनकी सिफारिशें शुरू हो रही हैं, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स के बारे में सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? तो इनका कहना था कि जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के शिक्षक हैं उनको इन्होंने क्या किया? सबसे पहले 4 कैटेगरीज में बांटा। अब 4 कैटेगरीज क्या हुए? प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, इंस्ट्रक्टर। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में भी देख सकते हैं, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक, 4 कैटेगरीज में दिए। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जो प्रमोशन होगा, ठीक है, पदोन्नति जो होगी वो एबिलिटी के अनुसार होनी चाहिए, सीनियोरिटी के बेसिस पर नहीं। मतलब क्षमता है या नहीं है उस शिक्षक की उस आगे पदोन्नत होने की, सिर्फ सीनियोरिटी के बेसिस पे मत करो। ठीक है, ये देखो कि उसके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे उसने मतलब कितने रिसर्च पेपर्स किए हैं, कितनी पीएचडीज वगैरह कराई है, और भी बहुत सारे लोग जो अपनी एजुकेशन को एनहांस करते रहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर चेक करनी है। इसके बाद इन्होंने कहा कि बेहतर सेवा शर्तें जो हैं वो इनके लिए बनानी चाहिए, और साथ ही साथ जो पे स्केल्स हैं वो हाई होनी चाहिए। तो पे स्केल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन्होंने यूनिवर्सिटी टीचर्स को 5 कैटेगरीज में बांटा था, 4 तो ये हो गए प्लस प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, कॉलेज टीचर्स को इन्होंने 2 कैटेगरीज में बांटा था, प्रिंसिपल और लेक्चर। फिर देखेंगे शिक्षण कार्य में। अब देखिए कितने देने इन्हें? इन्हें 18 घंटे से अधिक शिक्षण कार्य में नहीं लगाना है एक हफ्ते में। एक हफ्ते में 18 घंटे से अधिक का शिक्षण कार्य इन्हें नहीं दिया जाएगा। शिक्षकों को अध्ययन के लिए 1 वर्ष में, ठीक है, एक बार में 1 वर्ष, और संपूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष का कौन सा अवकाश दिया जाएगा? शैक्षिक अवकाश। अध्ययन के लिए कहने का मतलब क्या होता है? आप एजुकेशन लीव जानते होंगे आप, कि जो आपके कॉलेज में टीचर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर्स होते हैं, इन्हें भी क्या करना होता है? अपने आपको अपग्रेड करना होता है, इसके लिए वो आगे की पढ़ाई भी करते रहते हैं, तो वो अध्ययन अवकाश होता है या एजुकेशन लीव होती है। तो इनका कहना था कि पूरे सेवा काल में वो 3 साल की दी जाएगी और एक बार में 1 साल की दी जाएगी। टीचर शुड बी गिवन स्टडी लीव फॉर 1। अच्छा, ये आपका इंग्लिश वाला ही पॉइंट है। फिर सेवा से अवकाश की उम्र जो है इन्होंने कहा 60 से बढ़ाकर क्या कर दो? 64 कर दो, अगर सेहत अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है उस शिक्षक का। फिर देखिए शिक्षण का स्तर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज में कितने होने चाहिए? 3000 होने चाहिए, और कॉलेज में कितने होने चाहिए? 1500 होने चाहिए। देखिए ध्यान रखेंगे हम किस समय की बात कर रहे हैं, हम 1948 के टाइम की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी आप देखेंगे
जो एक तो जनसंख्या भी कम थी, दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उच्च शिक्षा में नहीं जाते थे। और उस समय ऐसा नहीं था कि आप हर कोई आपको ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी वाला, आजकल तो पीएचडी भी बहुत आम हो गया है, ठीक है, हर कोई कर रहा है। उस समय तो कॉलेज भी बहुत कम लोग जाते थे, लोग बस थोड़ा बहुत स्कूल की पढ़ाई करने के बाद सीधे अपनी जॉब वॉब की तरफ ज्यादा भागते थे, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने क्या कहा है कि यूनिवर्सिटीज में उस समय 3000 और कॉलेज में मैक्सिमम 1500 से ऊपर बच्चे नहीं होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए स्टूडेंट को, तब वो कॉलेज में एडमिशन लेगा, प्लस मिनिमम एज इसने क्या बताई कि 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम नंबर ऑफ वर्किंग डेज बोले कॉलेज के कितने होने चाहिए, तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज 180 होने चाहिए इन द ईयर, लेकिन इसमें परीक्षा के दिवस आपके काउंट नहीं होंगे, परीक्षा के दिवसों को हटाकर 180 दिन का आपका जो कार्य दिवस है वो होने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड रेज करने के लिए जो डिवीजन होती है ना, डिवीजन सिस्टम, तो डिवीजन के केस में इन्होंने क्या कहा कि 70% से अगर अधिक होगी तो फर्स्ट डिवीजन, 55% से अधिक होगी तो सेकेंड डिवीजन यानी 55 to 69, और अगर 40% से अधिक होगी तो थर्ड डिवीजन, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने डिवीजन बांटी। फिर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस जो है यूनिवर्सिटीज का, उसके लिए इन्होंने क्या कहा कि जो हायर एजुकेशन है उसे कॉन्करेंट लिस्ट में रखना चाहिए, समवर्ती सूची में रखना चाहिए, ठीक है। तो समवर्ती सूची कौन सी सूची होती है, एक होती है आपकी केंद्र सूची जिसमें केंद्र को ही कानून बनाने का अधिकार होता है, एक होती है आपकी राज्य सूची जिसमें राज्य का अधिकार होता है। लेकिन समवर्ती सूची में ऐसे सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जिसमें केंद्र और जो आपका राज्य है दोनों ही उस पर कानून बना सकते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करता है, क्योंकि इससे पहले जो था ना वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी थी। तो क्वेश्चन बनता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाने की सिफारिश कौन करता है, तो वो राधाकृष्णन आयोग करता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज चल रही है, कॉलेजेस चल रहे हैं, उनको अनुदान देने के लिए, ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए, प्लस उनकी पूरी वर्किंग सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी बनाया जाना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन को इन्होंने 3 लेवल्स में बांट दिया। ग्रेजुएशन जो है आपका वो 3 साल का होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका वो 2 साल का होगा, और रिसर्च जो होगी वो भी मिनिमम आपकी 2 वर्ष की होगी। इसके अलावा हायर एजुकेशन को इन्होंने 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया, जैसे आप स्ट्रीम्स बोलते हैं ना, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, तो इन्होंने यहाँ 3 कैटेगरीज क्या बनाई, आर्ट, साइंस, वोकेशनल एंड टेक्निकल, यानी कि कला, विज्ञान, व्यवसायिक और तकनीकी। फिर देखेंगे इंडिपेंडेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस, लेकिन यहाँ पर देखिए वो तो आपकी कैटेगरीज थी, एक होती है साइंस स्ट्रीम, एक होती है कॉमर्स, आर्ट्स, इस तरीके से आज भी चलती है। लेकिन अगर आप देखेंगे मेडिकल की पढ़ाई के लिए अलग से आपके कॉलेजेस है, लॉ के लिए अलग से, तो यहाँ पर भी इन्होंने यही कहा था कि जो इंडिपेंडेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस है कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए, एग्रीकल्चर, कृषि, कॉमर्स, ठीक है, वाणिज्य, आपका इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, लॉ एंड टीचर ट्रेनिंग, इनके लिए इन्होंने कहा कि सेपरेट इनके लिए कॉलेजेस एफिलिएट करके बनाए जाए। फिर इंग्लिश और नेशनल लैंग्वेज हिंदी शुड बी मेड कंपलसरी है ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल पर इनकी सिफारिश थी कि भाई हिंदी जो कि हमारी राष्ट्रभाषा है उसको तो आप कीजिए ही कंपलसरी, इंग्लिश को भी कंपलसरी कीजिए। अब इनका रीजन क्या था कि इंग्लिश को कंपलसरी करने का, इन्होंने कहा था अगर आज हम इंग्लिश की किताबें हटा देंगे तो बहुत सारी नॉलेज जो अभी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है उससे बच्चे वंचित रह जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इंग्लिश और नेशनल लैंग्वेज दोनों को ही यहाँ पर कंपलसरी करना होगा ग्रेजुएशन लेवल पर, यानी स्नातक स्तर पर। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हायर एजुकेशन में रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा हो। फिर देखिए परीक्षाओं के लिए क्या कहते हैं, तो इन्होंने कहा भाई एस्से टाइप क्वेश्चन की जगह पे क्या दो, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम रख लो, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दो, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि एस्से टाइप में आपकी बायसनेस आ जाती है। डिवीजन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था 70% से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन, 55 to 69 सेकंड डिवीजन, 40 to 54 है तो थर्ड डिवीजन, और ग्रेस मार्क्स देकर पास करने की जो प्रवृत्ति है उसको हटाने के लिए इन्होंने कहा था। फिर देखिए ग्रामीण विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, ये क्वेश्चन लेक्चर स्क्रीनिंग में आया भी हुआ है कि रूरल यूनिवर्सिटी की बात कौन करता है, तो राधाकृष्णन कमीशन आपका ग्रामीण विश्वविद्यालय या रूरल यूनिवर्सिटीज की बात करता है। और रूरल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, तो महात्मा गांधी की फिलोसफी से आता है, ठीक है। गांधी जी का कॉन्सेप्ट था ना, गांव में भी डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो रूरल यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे कौन, आपके रूरल एजुकेशन को उठाने के लिए रूरल यूनिवर्सिटीज की डिमांड करते हैं या सिफारिश करते हैं
राधाकृष्णन कमीशन। और उसमें भी वो कहते हैं कि एक रूरल कॉलेज में जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए स्टूडेंट की वो 300 होनी चाहिए, और अगर हम रूरल यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो वहां पर स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 2500 होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा अनुसंधान की जो फैसिलिटीज जो सुविधाएं हैं वो भी रूरल यूनिवर्सिटीज में देनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। फिर देखेंगे आप नेक्स्ट आपका विद्यार्थी कल्याण और उनकी गतिविधियां, स्टूडेंट वेलफेयर और उनकी एक्टिविटीज के लिए क्यों कह रहे हैं अब ये, तो यहाँ पर क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी देखने को मिल रही थी कि छात्रों का ठीक से यहाँ पर वेलफेयर नहीं हो पा रहा है, इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम बहुत देखने में आ रही है, तो वहां पर सुधार के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी। तो इनका कहना था कि जो सभी विश्वविद्यालय हैं उनमें चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अलावा जो आपके गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए। फिर इन्होंने क्या कहा कि 2 वर्ष की शारीरिक शिक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटीज जो हैं वो भी सारे जो कॉलेजेस हैं उनमें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्टूडेंट यूनियन बनानी चाहिए, लेकिन इन्होंने ये कहा कि पॉलिटिक्स से उनको दूर रखना है। ठीक है, छात्र संगठन बनाइए, लेकिन आप उन्हें जो वो पॉलिटिक्स जो गलत पॉलिटिक्स चल रही है वो भी आजकल जो कॉलेज के जो आपके इलेक्शंस होते हैं उसमें कूद जाती है, उससे उसको दूर रखना है। ठीक है, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी कल्याण सलाहकार बोर्ड, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर एक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर बनाया जाना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए कार्य कर सके। इसके अलावा प्लेग्राउंड, जिम्नाजियम, इन सब चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके एनसीसी जो है वो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश की जानी चाहिए, और बच्चों को कहना चाहिए कि वो उसके मेंबर बने। विमेन एजुकेशन के बारे में अगर हम कहें तो इन्होंने महिला शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम रखा उसमें क्या रखा, महिला शिक्षा के ये फेवर में थे, लेकिन पाठ्यक्रम रखा गृह प्रबंधन, घरेलू आश्वासन, पोषण, ये सारी चीजें इन्होंने किसमें रखी, इनके करिकुलम में रखी, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये महिलाओं को शिक्षा के द्वारा भी अच्छी माँ और अच्छी गृहिणी बनाए, कि हम उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका इससे रिलेटेड था, राधाकृष्णन कमीशन से रिलेटेड। यहाँ हमारे कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो 2 कमीशन हम देखेंगे वो आपके मुदालियर और कोठारी कमीशन होंगे। तो राधाकृष्णन कमीशन को हमने देख लिया है, अब हम आपका मुदालियर और कोठारी कमीशन देखते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं मुदालियर कमीशन। तो मुदालियर कमीशन को स्टार्ट करने से पहले आप देखेंगे कि जब हम 1948 में बात करते हैं राधाकृष्णन कमीशन की, तो उसी समय आपकी एक कमेटी बनाई गई थी, ताराचंद कमेटी। आपका राधाकृष्णन कमीशन तो बनाया गया था उच्च शिक्षा में सिफारिशें देने के लिए, लेकिन ताराचंद कमेटी को अपॉइंट किया गया था सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा पर अपने विचार देने के लिए। तो ताराचंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो दी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इनकी जो रिपोर्ट थी उसमें जो सजेशंस थी वो ना तो बहुत स्पष्ट थी और ना ही अपने आप में कंप्लीट थी। तो यहाँ पर 1951 में कैब यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्या कहता है गवर्नमेंट को ऑफ इंडिया को कि आप एक कमीशन यहाँ पर अपॉइंट कीजिए, नियुक्त कीजिए, जो माध्यमिक शिक्षा की जो अव्यवस्था या जो भी चीजें वहां पर गड़बड़ी हमें दिख रही है उसको वो आइडेंटिफाई करके उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है उसको वो बताए। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो होता है आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का वो होता है 23 सितंबर 1952 को। चेयरमैन होते हैं इसके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि उस समय के मद्रास यूनिवर्सिटी के वीसी थे, और इसीलिए इस कमीशन को मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। अगर हम रिपोर्ट सबमिशन की बात करें तो वो है 29 अगस्त 1953, यानी 2 ईयर आपके क्या आ गए 1952-53। ठीक है, तो ये आया आपका। नेक्स्ट पे चलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस की बात करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी माध्यमिक शिक्षा में प्रशासन कैसे होना चाहिए, उसमें वित्त की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसके लिए जब ये बताते हैं इन्होंने कहा प्रशासन के लिए देखिए स्टेट लेवल पर स्टेट या प्रोविंशियल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाने की बात करते हैं। इसी के साथ साथ हर स्टेट में ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बनाने की भी बात करते हैं। जो सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन आपका हर स्टेट में होता है ना, उस समय कुछ स्टेट्स में था कुछ स्टेट्स में नहीं था, तो कुछ स्टेट्स में जो ये कह रहे थे कि है, लेकिन दूसरी स्टेट में जहां नहीं है वहां भी आप ये बना दीजिए, यानी सभी जगह पर आपका एक सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, और इसका पदेन अध्यक्ष जो है वो कौन होना चाहिए, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा निर्देशक। साथ ही साथ ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी बनाने की बात करते हैं, जो किसकी गाइडेंस में काम करेगा, AICTE की अंतर्गत काम करेगा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत ये काम करेगा। ठीक है, इनकी गाइडेंस में ये काम करेगा। तो 3 पॉइंट यहां से देखेंगे, स्टेट लेवल पर ये स्टेट या प्रोविंशियल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाने की बात करते हैं।
इसके साथ साथ स्टेट लेवल पर ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हर स्टेट में बनाने की बात करते हैं, और तीसरा क्या, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बनाने की ये बात करते हैं। इसके साथ ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी किसके लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। साथ ही साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, स्पेशल टैक्स, एक विशेष प्रकार का कर लगाने की बात करते हैं। ये किस पर, उद्योगों पर। इनका कहना था कि अगर हमें माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा यानी टेक्निकल एजुकेशन को यहाँ पर व्यवस्थित करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए जो वित्त की व्यवस्था होगी वो कहाँ से की जाए, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का टैक्स लगाया जाए जो किस पे लगेगा, उद्योगों पे लगेगा, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में जाना तो इन्हें उद्योगों में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज के ऊपर एक स्पेशल टैक्स की डिमांड करते हैं फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये आपका कौन कह रहा है, मुदालिया कमीशन। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन में कहते हैं कि ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, 7 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अवधि कितनी होनी चाहिए, 7 वर्ष टोटल। भाई सेकेंडरी एजुकेशन में आप लेंगे किसको, सेकेंडरी एजुकेशन होती है आपकी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपके ये 7 वर्ष जो है वो आ जाते हैं। तो ये 6 to 12 जो आपका बैठता है ये आपके माध्यमिक शिक्षा के साल हुए। अगर हम इस एजुकेशन को देखें कि इस पे स्टूडेंट की एज कितनी रहती है, तो 11 से 17 वर्ष तक लगभग यहाँ पर एज ग्रुप रहता है। इसको इन्होंने 2 पार्ट से डिवाइड किया। यहाँ पर डिवाइड कैसे किया इन्होंने, 3 साल की तो इन्होंने कह दी जूनियर सेकेंडरी क्लासेस, जिसमें कौन सी आ जाएगी, 6, 7 और 8, और 4 साल की इन्होंने कह दी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, जो कि हो जाएंगी 9, 10, 11 और 12। ठीक है, फिर देखिए ये कहते हैं कि जो इंटरमीडिएट क्लासेस हैं स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स की, उनको अबॉलिश कर देना चाहिए। इंटरमीडिएट क्लासेस कौन सी होती है, 11th और 12th। 11th और 12th को ये अबॉलिश करने की बात करते हैं। 11वीं को कहते हैं उसे माध्यमिक शिक्षा के साथ जोड़ दो। ठीक है, यानी 10th के बाद 11th को तो वहां जोड़ दो। 12th को ये कहते हैं उसे कॉलेज एजुकेशन में जोड़ दो। उसे किस में जोड़ दो आप, कॉलेज एजुकेशन में। तो क्लास 11 शुड बी लिंक्ड इन सेकेंडरी स्कूल एंड 12th क्लास शुड बी लिंक्ड विद यूनिवर्सिटी एजुकेशन। फिर कमीशन जो है वो सजेस्ट करता है 3 ईयर का, इसके साथ ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो ये यहाँ पर वैसे कहीं दिया हुआ नहीं है, तो मैंने अपने आप से लिख दिया है। 5 + 6 + 3 टाइप का आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। 5 आपके प्राइमरी ईयर्स हो गए, 6 साल आपके हो गए अगर आप 6 to 11 लेके चलते हो, और 3 साल का आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो गया। हालांकि ये दिया नहीं है हाँ कहीं फॉर्मूला। फिर देखेंगे हाई स्कूल में जब आपकी जो है इंटरमीडिएट कॉलेजेस, जब तक आपके ये चेंज नहीं हो जाते, चेंज क्या नहीं हो जाते भाई, यहाँ पर जो 11th और 12th क्लास है जिसे वो अबॉलिश करने की बात कह रहा है, 11th जुड़ेगी आपकी हाई स्कूल के साथ, 12th जुड़ेगी आपके कॉलेज के साथ। तो अभी अभी जो 10th पास करके बच्चे आए हैं वो कहाँ जाएंगे, इसके लिए उन्होंने कहा कि उनको एक क्या करवा दो, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करवा दो। ठीक है, फिर इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, मल्टीपर्पज स्कूल की बात की है, बहुउद्देशीय विद्यालय। बहुउद्देशीय विद्यालय कौन से होते हैं, जहां पर सामान्य शिक्षा और वोकेशनल एजुकेशन भी चल रही है, सामान्य शिक्षा भी चलेगी और व्यावसायिक शिक्षा भी। अब एक बात यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टीपर्पज स्कूल यानी बहुउद्देशीय विद्यालय की बात सबसे पहले कौन करता है। तो ऑप्शन में अगर आपके पास, ठीक है, मुदालियर आए, मुदालियर कमीशन आए, और अगर आपके पास ताराचंद कमेटी भी आए, ठीक है, ताराचंद कमेटी, तो फिर आंसर यहाँ पे ताराचंद कमेटी है, क्योंकि ताराचंद कमेटी ने जब अपनी सिफारिशें दी थी तो उन्होंने ही बहुउद्देशीय विद्यालय की बात की थी। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे पहले आपके मल्टीपर्पज स्कूल की बात कौन करता है, ऑप्शन में ताराचंद कमेटी है तो ताराचंद कमेटी होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि कौन से आयोग ने सबसे पहली बार बहुउद्देशीय विद्यालय की बात की है या किस आयोग ने की है, अगर आयोग लिखा हुआ जा रहा है तो फिर आपका आंसर मुदालियर कमीशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, तभी भी हो जाएगा अगर आयोग ना भी लिखा हो, लेकिन ताराचंद कमेटी अगर ऑप्शन में नहीं है तो भी आंसर मुदालियर है। ठीक है, तो ये चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चरल एजुकेशन, एनिमल हस्बेंड्री और कॉटेज इंडस्ट्रीज शुड बी एक्सपेंडेड इन रूरल स्कूल्स। तो इन्होंने क्या कहा, ये फैसिलिटीज जो है आपकी आपकी एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए, कृषि शिक्षा के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ये सब जो है आपकी ग्रामीण विद्यालयों में इसकी फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। तो रेजिडेंशियल डे स्कूल्स आपके खोले जाएंगे जो कि आपके 8 AM से 6 PM तक खोले जाएंगे। ठीक है, और जो आपका मिड डे मील है वो भी चलाने की बात करते हैं मुदालिया कमीशन। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा है कि जो डिसेबल बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए सेपरेट स्कूल्स खोले जाने चाहिए, और बड़े शहरों में जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उन्हें लाने के लिए पॉलीटेक्निक स्कूल्स खोले जाने चाहिए। ठीक है,
फिर आगे हम बात करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन के एम्स ये क्या बताते हैं। इनका मानना है कि हमें सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा के द्वारा बच्चों के अंदर लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना है, व्यवसायिक दक्षता में सुधार करना है, व्यक्तित्व का विकास करना है और नेतृत्व का विकास करना है। करिकुलम की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने देखा था कि इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बांटा, जूनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। इसी के साथ साथ इन्होंने जो करिकुलम है उसको भी इसी तरीके से दो भागों में बांटा है। तो करिकुलम जो है, एक पॉइंट ये जो इंपॉर्टेंट बताते हैं कि पूरे कंट्री में, पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम की भी सिफारिश करते हैं आपके मुताले कमीशन। अगर हम जूनियर सेकेंडरी लेवल पर देखें, जूनियर सेकेंडरी मतलब 6 to आपका 8, तो उसमें इन्होंने ये सब्जेक्ट्स बताए। अगर हम आपके यहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी उसके बारे में देखें या फिर हायर सेकेंडरी कह लीजिए, तो यहाँ पर आपका कोर सब्जेक्ट्स बताए। एक तो इन्होंने कहा कि मूल विषय होने चाहिए और दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। जैसे कि आप जानते होंगे कुछ विषय होते हैं जो आपके कंपलसरी होते हैं, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, कुछ ऑप्शनल होते हैं जिन्हें आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर सब्जेक्ट्स जो मूल विषय है उसमें इन्होंने बताया कि 2 भाषाएं पढ़नी होंगी। ठीक है, सोशल स्टडीज होगी, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और कोई भी एक क्राफ्ट। और अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में देखें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को इन्होंने 7 अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित किया और हर कैटेगरी के लिए इन्होंने करिकुलम फिक्स कर दिया था। तो कैटेगरीज क्या थी? ह्यूमैनिटीज यानी मानविकी, साइंस, टेक्निकल, कॉमर्स, आपका एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स और होम साइंस। अब देखिए टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो वही चीज है जो हम घूम फिर के टेचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं। लर्निंग बाय डूइंग यूज करना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड, आपकी क्रियाविधि वाले जो आपके मेथड्स होते हैं वो इस्तेमाल करने हैं, टीएलएम यूज करनी है, ये सारी चीजें हैं। टेक्स्ट बुक्स के लिए क्या कहते हैं कि लैंग्वेज को छोड़कर किसी भी सब्जेक्ट के लिए केवल एक टेक्स्ट बुक आपको प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। ठीक है, एक से ज्यादा टेक्स्ट बुक्स आप कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज भाषा के लिए आप केवल एक टेक्स्ट बुक ही प्रिस्क्राइब करेंगे। सेकेंडरी टीचर्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी लेवल के टीचर्स हैं उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। साथ ही साथ टीचर्स को ट्यूशन पढ़ाने का जो यहाँ पर परमिशन है वो ना दी जाए। इक्वल पे मिलनी चाहिए, इक्वल वर्क और इक्वल क्वालिफिकेशन के लिए। इसके अलावा अपॉइंटमेंट नियुक्ति के लिए कुछ नियम निर्धारित किए जाने चाहिए। प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होना चाहिए। ठीक है, इसमें आप परमानेंट नहीं होते हो। फिर 3 डायमेंशनल फैसिलिटीज की बात करते हैं, वो क्या है आपका पीएफ, इंश्योरेंस और पेंशन, ये आपकी 3 डायमेंशनल फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्सेज या सेमिनार्स अटेंड करने के लिए जो टीचर्स हैं उनको फुल पे लीव दी जानी चाहिए। ठीक है, और रिटायरमेंट की एज इन्होंने 60 ईयर्स बताई। फिर देखेंगे टीचर ट्रेनिंग में इन्होंने क्या सिफारिशें दी है। तो इन्होंने कहा है 2 टाइप के टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाने चाहिए। पहले जो होंगे वो जूनियर टीचर्स के लिए होंगे, दूसरे जो होंगे वो सीनियर सेकेंडरी टीचर्स के लिए होंगे। तो जूनियर के लिए जो टीचर्स होंगे, आपके लिए क्या बताया इसमें कि फॉर स्टूडेंट्स ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड जो है 2 साल का रहेगा एंड अंडर द स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। यानी जो जूनियर जो आपके टीचर्स हैं, ये इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? एक तो ये हायर सेकेंडरी पास होने चाहिए, यानी 12th पास होने चाहिए। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी है। ट्रेनिंग पीरियड इनका 2 साल का होगा। किसके अंतर्गत होगा? जो भी स्टेट बोर्ड है या जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है स्टेट का, उसके अंतर्गत ये ट्रेनिंग कराई जाएगी। अगर हम सीनियर सेकेंडरी टीचर्स की बात करें तो वहां पर उनसे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? ग्रेजुएट मांगी गई है, कम से कम आपका स्नातक होना चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होना चाहिए और ये एक विश्वविद्यालय कराएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टेट बोर्ड कराएगा और यहाँ पर विश्वविद्यालय कराएगा। फिर देखिए एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्जाम्स रिड्यूस कर देने चाहिए। पहले क्या हो रहा था, 5th के बाद भी बोर्ड होता था, 8th के बाद भी बोर्ड होता था, तो उन्होंने कहा सिर्फ एक पब्लिक एग्जाम होगा, कब? सेकेंडरी एजुकेशन के एंड पे, 12th के बाद। द एग्जामिनेशन शुड बी ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, एस्से वाले नहीं होने चाहिए और ग्रेड्स दिए जाने चाहिए मार्क्स के बजाय। विमेन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि गर्ल्स को भी एजुकेशन की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। होम साइंस उनके लिए अरेंज कराई जानी चाहिए। सेपरेट स्कूल्स खोले जा सकते हैं, लेकिन को एजुकेशन को भी अरेंज करने की बात ये कहते हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरे और आखिरी कमीशन पर, जो कि है नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसे हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। 64 और 66 2 ईयर यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड एजुकेशन कमीशन है ये। अब आप देखेंगे राधा कृष्ण कमीशन उच्च शिक्षा पर अपनी सिफारिशें देता है, मुतालिया कमीशन माध्यमिक शिक्षा पर अपनी सिफारिशें देता है, लेकिन ये जो है आपका ये नेशनल एजुकेशन कमीशन आपका संपूर्ण शिक्षा पर, किसी भी तरह की शिक्षा है पे आप चाहे आप इसमें अडल्ट एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन कुछ भी ले लीजिए, सबके ऊपर ये अपनी सिफारिशें देगा। तो केवल इंपॉर्टेंट वालों को ही हम पढ़ेंगे। आवश्यकता कब पड़ी इसकी
क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो भी हम यहाँ पर उद्देश्य तय कर रहे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा पूरे एजुकेशन सिस्टम का पुनर्गठन करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी और साथ ही साथ पूरी कंट्री में एक रूपता लाने के लिए कि एक नीति जो है वो बनाई जा सके, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारी पहली शिक्षा नीति थी 68 वाली, वो इन्हीं की सिफारिशों पे आधारित थी। इसके लिए भी कोठारी कमीशन को लाया गया। ठीक है, अपॉइंटमेंट भारत सरकार ने किया था 14 जुलाई 1964 को। 17 मेंबर थे इस कमीशन में, जिसमें से 6 जो थे वो भारतीय नहीं थे, विदेशी थे। तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसका इंटरनेशनल कॉम्पोजिशन था। ठीक है, सेक्रेटरी जेपी नायक थे, जेएफ मैकडूगल यूनेस्को से थे इसमें इनके मेंबर्स। जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी 29 जून 1966 को, और इनकी रिपोर्ट का टाइटल है वो आपको पता होना चाहिए, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इनके रिपोर्ट की एक ओपनिंग स्टेटमेंट है जो उस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। ठीक है, यानी भारत की कक्षाओं में भारत के भविष्य का निर्माण हो रहा है। तो ये भी जो है ओपनिंग स्टेटमेंट है इनकी रिपोर्ट की, इसीलिए इन्होंने एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है नेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो ये आप चीजें ध्यान में रखेंगे, इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। फीचर्स देखेंगे तो सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, पूरे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने स्टडी करके इन पे एक रिव्यू दिया है। एजुकेशन को पावरफुल इंस्ट्रूमेंट माना है, एक टूल माना है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, इंटरनेशनल इसका कंपोजिशन था। सजेशंस देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा क्योंकि शिक्षा एक राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेंट्रल लेवल पे क्या होना चाहिए, एक नेशनल एजुकेशन एक्ट होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम। स्टेट लेवल पर एक स्टेट एजुकेशन एक्ट होना चाहिए। और कैब जो है आपका, कैब यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसको ज्यादा हमें पावर देनी चाहिए, ज्यादा शक्तियां देनी चाहिए। एनसीईआरटी को स्कूल एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा था केंद्र सरकार को बजट का टोटल में से 6% हिस्सा जो है वो शिक्षा के लिए देना चाहिए। और जो लोकल बॉडीज है स्टेट में, जो अलग अलग आपके लोकल बॉडीज होती है, उनको अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो भी वहां पर प्राइमरी एजुकेशन जहां भी जैसी भी चलाई जा रही है उसको फाइनेंस करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। ठीक है, अपने एरिया के अंदर जो भी आ रहा है, कोई भी वहां गवर्नमेंट सरकारी वहां निकाय है, अगर उनके आसपास जो भी प्राइमरी स्कूल्स वगैरह रन कर रहे हैं तो वो वहां वित्त का जो भी है वो सब देखे। ठीक है, फिर देखिए एजुकेशनल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पर अलग अलग प्लानिंग होनी चाहिए। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की ये सिफारिश करते हैं, किसके लिए, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसके अलावा इनका कहना था भाई माध्यमिक शिक्षा जो है वो 70% बच्चों के लिए कंप्लीट एजुकेशन होनी चाहिए। कहने का मतलब है, देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा ना, ये समय ऐसा है जिसमें सब लोग जो है हायर एजुकेशन में नहीं जाते। ठीक है, कुछ लोग जो है सेकेंडरी 12th वगैरह पास करके ही कोई ना कोई जॉब पकड़ते। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि 70% बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा ही अपने आप में एक पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, जिसके बाद वो कोई ना कोई व्यवसाय में लग सके। 30% बच्चे जो है जो आगे और ज्यादा अध्ययन करना चाहते हैं वो उच्च शिक्षा में जा सकते हैं। ठीक है, टोटल बजट का टोटल बजट जो एजुकेशन के लिए निर्धारित किया गया, जो 6% एजुकेशन के लिए निर्धारित किया गया, उसमें से 2/3 हिस्सा तो आप सामान्य शिक्षा के ऊपर खर्च कीजिए और 1/3 हिस्सा उच्च शिक्षा पे खर्च कीजिए। फिर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन्होंने क्या बताया, तो क्लास वाइज आप देख सकते हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन इन्होंने बताई 1 से 3 वर्ष मतलब आयु होनी चाहिए बच्चे की। ठीक है, नर्सरी एलकेजी 1 से 3 वर्ष आपकी ड्यूरेशन होनी चाहिए, कितने साल की होगी, तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी 3 क्लासेस में आ जाएंगी। अगर हम जूनियर प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो ये 4 से 5 वर्ष की होगी, जिसमें क्लासेस आ जाएंगी आपकी क्लास 1 to 5। यहाँ पे बच्चा जो एडमिशन ले रहा है क्लास 1 में वो 6 साल का होना चाहिए। सीनियर प्राइमरी एजुकेशन में अगर हम बात करें तो 3 से 4 वर्ष की अवधि है, क्लास 6 to 8 चलेगा। सेकेंडरी एजुकेशन की अगर हम बात करें, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2 वर्ष की अवधि होनी चाहिए, क्लास 9th और 10th इसमें आ जाएगी। अगर वोकेशनल की बात करें तो 2 से 3 वर्ष जा सकती है। हायर सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 2 वर्ष ये जा सकती है, क्लासेस कौन सी आ जाएंगी 11th और 12th। वोकेशनल कैटेगरी में 2 से 3 वर्ष जा सकती है। ग्रेजुएशन जो है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें 3 अलग अलग स्ट्रीम्स, आर्ट साइंस कॉमर्स। ठीक है, और अगर आपका आर्ट साइंस कॉमर्स है, अगर इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह जाएगा तो 3 से 4 वर्ष अवधि जा सकती है। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर हम देखेंगे तो हर स्ट्रीम में ये 2 से 3 साल जाएगा और रिसर्च वर्क भी आपका 2 से 3 वर्ष का हो सकता है। एम्स या फंक्शंस बताए तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने एक 5 पॉइंट प्रोग्राम दिया था
जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा का लक्ष्य या उसका कार्य क्या होना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, देश को आधुनिक यानी मॉडर्न बनाना, और साथ ही साथ शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। करिकुलम देखेंगे तो इन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक एजुकेशन, जो बुनियादी शिक्षा किसने दी थी, गांधी जी ने दी थी। गांधी जी क्या कहते थे, बच्चों को कोई हस्तशिल्प सिखाओ, उसी के इर्द गिर्द जो है आप सारे सब्जेक्ट्स को घुमा के आप उसे पढ़ाओगे, और जो ये हस्तशिल्प जो आप बनाए जाएंगे उनको जब बाजार में बेचा जाएगा उससे जो पैसा आएगा उससे पूरी शिक्षा व्यवस्था का खर्चा निकल जाएगा, चाहे वो टीचर्स की सैलरी हो, चाहे वो आपके स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। हालांकि ये जो आपकी शिक्षा जो आपकी बुनियादी शिक्षा थी वो सफल नहीं थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेस जो था इन्होंने कहा कि वो बेस वही रखो, यानी जो बेसिक एजुकेशन के सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित होना चाहिए पाठ्यक्रम। प्राइमरी एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा पूरी कंट्री में प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो समान होना चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा कोर करिकुलम होना चाहिए, ठीक है, मूल पाठ्यक्रम होना चाहिए पूरी कंट्री में। अगर हम वोकेशनल कैटेगरी की बात करें तो रीजन स्पेसिफिक, क्षेत्र में जो वहां पर रिक्वायर्ड है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए। इट शुड बी अ कंप्लीट यूनिट इटसेल्फ फॉर जनरल और वोकेशनल कैटेगरी एट सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक शिक्षा तक अपने आप में शिक्षा एक कंप्लीट इकाई होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन जो है वो हायर सेकेंडरी लेवल यानी 11th-12th पर जो है वो आपका यहाँ पर स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करना चाहिए। एक्स्ट्रा और कंपलसरी, ठीक है, एक्स्ट्रा और कंपलसरी यहाँ पर क्या रखा है इन्होंने, वर्क एक्सपीरियंस, सोशल सर्विस और हेल्थ एजुकेशन करने चाहिए। फिर देखिए मॉडिफाइड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये यहाँ पर बताते हैं। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसका दिया हुआ है आपका, कोठारी कमीशन का, जिसमें पहली भाषा जो होगी वो मातृभाषा होगी, ठीक है, मातृभाषा आपकी क्षेत्रीय प्रादेशिक भाषा हो सकती है। संघ की राजभाषा फिर आपको लेनी है सेकंड। अब देखो यहाँ अगर मातृभाषा आपकी हिंदी है तो यहाँ सेकंड लैंग्वेज आप लोगे इंग्लिश, और अगर यहाँ मातृभाषा हिंदी के अलावा तमिल, मलयालम या कन्नड़ कुछ भी है तो सेकंड लैंग्वेज आपकी हिंदी हो जाएगी। और थर्ड आपकी कोई भी आधुनिक या कोई भी आपकी आधुनिक यूरोपीय भाषा लेनी है, भारतीय भाषा लेनी है, और वो क्या होनी चाहिए, बाकी इन दोनों में सेलेक्टेड नहीं होनी चाहिए, तीसरी कोई नई भाषा लोगे। तो ये मॉडिफाइड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है इन्होंने बताया था। मीडियम ऑफ एजुकेशन इन्होंने मदर टंग यानी मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक अगर हम बताएं तो इन्होंने कहा एनसीईआरटी जो है इसके सिद्धांत निर्धारित करे। फिर देखिए इवैल्यूएशन में ये कहते हैं कि इंटरनल इवैल्यूएशन बोला है इन्होंने क्लास 1 to 4, क्लास 1 to 4 तक तो आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, बाहर से कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए एट द एंड ऑफ प्राइमरी एज, 5th के बाद एक एक्सटर्नल एग्जाम होगा लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, ठीक है, जिला स्तर पे होगा। फिर पब्लिक एग्जाम जो है फिर एट द एंड ऑफ 10th होना चाहिए। जो नेक्स्ट आपका सार्वजनिक एग्जाम होगा वो आपका क्लास 10th के बाद बोर्ड जो होता है वो होगा। और ओरल और प्रैक्टिकल एग्जाम को भी इंक्लूड करिए रिटन एग्जाम के साथ, और ग्रेडिंग सिस्टम जो है उसे लाने की ये बात करते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के मामले में अगर हम बात करें तो ये क्या कहते हैं कि यूजीसी जो है, यूजीसी के 1/3 मेंबर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होने चाहिए। सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए किसके लिए, एग्रीकल्चर कृषि के लिए, इंजीनियरिंग के लिए और मेडिकल के लिए। इसके साथ साथ कि हर यूनिवर्सिटी को कहते हैं इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है हर यूनिवर्सिटी की, कार्यकारिणी जो आपके प्रत्येक विश्वविद्यालय में कार्यकारी परिषद होती है, तो उसमें इन्होंने कहा कि 15 से 20 सदस्य होने चाहिए, और कुलपति यानी जो वीसी है वो इसका अध्यक्ष होना चाहिए। टेन्योर जो है वीसी का वो कितना होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए, और रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष होनी चाहिए। और यूनिवर्सिटीज को आप और ज्यादा स्वायत्ता दीजिए, ऑटोनॉमी दीजिए, ताकि वो अपने डिसीजंस ले सके किसके मामले में, कि पाठ्यक्रम उन्हें क्या रखना है, टीचर्स को कैसे अपॉइंट करना है, अनुसंधान कार्य क्या होना है वहां पर, इससे रिलेटेड। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन ये बताते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पर होने चाहिए। कौन कौन से, जनरल यूनिवर्सिटी, सीनियर यूनिवर्सिटी, जनरल कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज, ठीक है। जनरल यूनिवर्सिटी यानी सामान्य विश्वविद्यालय, वरिष्ठ विश्वविद्यालय, सामान्य कॉलेज और स्वायत्त कॉलेज। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। अगर आपसे पूछ ले कि सीनियर यूनिवर्सिटी की बात कौन करता है तो कोठारी कमीशन करता है। अब सीनियर यूनिवर्सिटी है क्या, सीनियर यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटीज है जहां पर अनुसंधान से रिलेटेड बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। तो इन्होंने पहले सजेस्ट किया कि कुछ अभी जो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें बहुत अच्छा काम हो रहा है उन्हें सीनियर यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दो। ऐसी 6 यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं पहले, ठीक है, 6 यूनिवर्सिटी। फिर देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हर कॉलेज में 500 या 1000 से अधिक, 500 से 1000 से अधिक नहीं होने चाहिए।
करिकुलम जो है ये क्या बताते हैं, ग्रेजुएशन 3 साल का होगा, मीडियम रीजनल लैंग्वेज होगी, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर 3 साल का होगा, मीडियम यहाँ पर अंग्रेजी भाषा होगी। अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो इंटरनल एग्जाम और जो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन है उसको ये प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आंतरिक जो है आप परीक्षाएं लीजिए और सतत आप मूल्यांकन करिए, और एक टीचर को एक बार में 500 से अधिक आंसर शीट चेक करने के लिए नहीं देनी है। एग्रीकल्चर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपकी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में आपकी ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए। हर एग्रीकल्चर कॉलेज में कम से कम 200 एकड़ का फार्म लैंड होना चाहिए। यूजीसी और इंटर काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ये इसका इंस्पेक्शन हर 5 साल पर करेंगे। हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर हम बोले तो वहां 1000 एकड़ का यहाँ पर कम से कम फार्म लैंड होना चाहिए। और ग्रेजुएट लेवल पे जो करिकुलम है उन्होंने क्या बताया, अगर 10th के बात कर रहे हो तो 5 साल का होगा, और अगर 12th के बात कर रहे हो तो 3 साल का होगा। और डिग्री के बाद इन्होंने कहा 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप जो है वो जरूर होनी चाहिए कृषि के क्षेत्र में। स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए कम से कम 25% बच्चों को, ठीक है। फिर वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनलाइज करने की बात करते हैं कि सब जो आपका माध्यमिक शिक्षा है उसको अगले 20 वर्षों में व्यवसायीकृत कर लीजिए। सेंट्रल टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट CTEI जो है वो बनाया जाना चाहिए यूजीसी की तरह। फिर देखिए साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में कहते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को रीऑर्गेनाइज पुनर्गठित करने की जरूरत है, और साथ ही साथ जहां बहुत अच्छा काम हो साइंस और मैथ्स को लेकर ऐसे सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज हर यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश करने की बात ये करते हैं। इंजीनियरिंग जो है सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों को मिलनी चाहिए। टीचर्स की अगर हम बात करें तो उनके पे स्केल्स अच्छे करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो सबको इक्वल पे मिलनी चाहिए, डीएनएस अलाउंस मिलना चाहिए, हर 5 साल में ये पे स्केल्स रिवाइज होने चाहिए। अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर क्वालिफाइड पर्सन रखिए, ठीक है, और साथ ही साथ अगर टीचर अच्छा है तो उसको एडवांस में ही इंक्रीमेंट दिया जा सकता है। सर्विस कंडीशन इनकी अच्छी करने की बात करते हैं, वही सब चीजें जो है HRA मिलना चाहिए, 3 पॉइंट इनको बेनिफिट मिलना चाहिए, वो सब रहेगा आपका। फिर अगर हम टीचर एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने कहा है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा चलेगा, स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन हर प्रोविंस में बनाया जाना चाहिए। जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजेस हैं वहां पर टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज चलाए जाने चाहिए, ठीक है। स्कूल ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में बनाए जाने चाहिए जहां पर टीचर ट्रेनिंग और रिसर्च से रिलेटेड काम हो। कोऑपरेटिंग स्कूल्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए उन स्कूल्स को जहां पर बीएड या डीएलएड आप लोग करते हैं तो प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाते हैं ना, तो उन स्कूल्स को कैसी मान्यता दें, कोऑपरेटिंग स्कूल्स का नाम दे दें, कोऑपरेटिंग स्कूल्स की मान्यता दे दें। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन जो है वो प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग देखेगा। यूनिवर्सिटीज जो है वो सेकेंडरी लेवल के टीचर ट्रेनिंग देखेंगी। ड्यूरेशन जो होगी 2 साल की होगी प्राइमरी टीचर्स के लिए, 1 साल की होगी सेकेंडरी टीचर्स के लिए, और मिनिमम वर्किंग डेज 230 दिन होंगे। अगर हम कुछ और सजेशंस देखें टीचर एजुकेशन की तो सेमिनार डिस्कशन मेथड यूज करना है, प्रैक्टिस टीचिंग जो है उसको इंटर्नशिप बोला जाए। क्वालिफिकेशन जो है टीचर्स की प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के लिए ग्रेजुएशन प्लस एमएड, मतलब जो प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें जो टीचर है वो या तो ग्रेजुएशन प्लस एमएड हो या पीजी प्लस बीएड हो, या फिर अगर हम देखें क्वालिफिकेशन सेकेंडरी लेवल के जो टीचर ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स आए उनको पढ़ाने के लिए पीजी प्लस एमएड होना चाहिए। ड्यूरेशन एमएड के लिए 1.5 साल होनी चाहिए, मिनिमम वर्किंग डेज एमएड के लिए 345 होने चाहिए, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट विमेन एजुकेशन। विमेन एजुकेशन के लिए कहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल होना चाहिए अगले 20 सालों में हर लड़की के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन ओपन की जानी चाहिए और प्रपोर्शन अगले 20 वर्षों में 2:1 हो जाना चाहिए क्लासरूम्स में, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज भी आप वुमेन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। करिकुलम जो है सेकेंडरी लेवल पर बॉयज और गर्ल्स के लिए सेम हो, हालांकि कुछ होम साइंस वगैरह की विशेष व्यवस्था गर्ल्स के लिए की जा सकती है। एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन सेकेंडरी लेवल शुड बी फ्री, स्पेशल स्कॉलरशिप्स फॉर गर्ल्स देनी चाहिए और साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटीज भी देनी चाहिए, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो अडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड नेशनल बोर्ड ऑफ अडल्ट एजुकेशन बनाना चाहिए सेंटर पर, स्टेट बोर्ड ऑफ अडल्ट एजुकेशन बनाना चाहिए प्रोविंस पर, अडल्ट एजुकेशन कमिटीज डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस में बनाई जानी चाहिए। प्राइमरी स्कूल्स में ये कम्युनिटी सेंटर में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे अडल्ट एजुकेशन चलाई जाए, और ब्रिज कोर्सेज चलाने चाहिए, और साथ ही साथ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा, ठीक है, फॉर एजुकेटिंग जनरल विमेन। इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी ये कुछ पॉइंट्स देते हैं, ठीक है, जहां पर ये 1 to 5 की एजुकेशन जो है ये कहते हैं कि फ्री कर देनी चाहिए चौथे 5 ईयर प्लान तक।
फिफ्थ 5 ईयर प्लान में कोशिश करनी चाहिए कि 1 to 8 की जो एजुकेशन है वो फ्री कर दी जाए, पुअर स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति दी जाए, और जहां पर अगर नहीं भी पहुंच पा रही है शिक्षा, वहां पे मोबाइल स्कूल्स के थ्रू शिक्षा पहुंचाई जाए, मतलब बस वगैरह के साथ लेकर वहां जाते हैं, कुछ समय पढ़ाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके कोठारी कमीशन ने दिए। तो आई होप कमीशन की ये रिकमेंडेशंस आपको क्लियर हुई होंगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।